हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेश वासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज मैं आपके सामने एक रिपोर्ट लेके आया हूं, सीएजी की रिपोर्ट। हालांकि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, कर्जा लगातार हिमाचल पर बढ़ता रहा है और इस कर्जे के पीछे बढ़ने के क्या कारण है, उसके ऊपर आज मैं सीधी रिपोर्ट आपको भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स की 208 पन्नों की पेज है, इसके ऊपर सारी हम चर्चा करेंगे। किंतु आपको पता है कि सबकी निगाहें 8 दिसंबर में आने वाले चुनाव के नतीजों पर टिकी है, परंतु आने वाली सरकार चाहे जो होगी, उसके लिए क्या-क्या दायित्व खड़े रहेंगे, क्या-क्या ऋण को मुक्त कर पाएँगे, कैसे वो ओपीएस लागू करेंगे, बहुत सारी ऐसी अन्य समस्याएँ होंगी कि नई सरकार उसको कैसे ओवरकम करेगी। परंतु ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ये अ अ, रिपोर्ट है, जो कि भारतीय लेखाकार विभाग के लिए है और ये डेडिकेटेड होती है ट्रुथ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आप ये देखिए कि लोक हितार्थ सत्य निष्ठा के ऊपर आधारित ये रिपोर्ट है, जो कि सरकारों को समय समय पर ये चेताती रहती है कि कहां पर आपकी फिजूल खर्ची हो रही है और इस खर्चा को निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए है तो ये 208 पन्नों की पेज, परंतु मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो पन्ने हैं उसके ऊपर ही मैं आपको सीधा ले लूँगा। तो ये देखिए कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी है और जो नेशनल जीडीपी है वो किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। मैं आपको बता दूँ, नेशनल जीडीपी का मतलब है कि भारतवर्ष में कोई भी चीज़ें एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो इसके ऊपर कंपैरिजन हम आपको देखेंगे तो देखिए 2016-17 की मैं बात करूं तो नेशनल जीडीपी 11.76 परसेंटेज, 17-18 में 11.03, 18-19 में 10.51, 19-20 में 7.75 और 2020-21 कोरोना था, काफी नीचे आई -2.97। तो इसी का जो नेशनल जीडीपी है और जो स्टेट की जीएसडीपी है उसको अगर हम कंपैरिजन करें तो स्टेट की 9.97, 16-17 में, 17-18 में 10.28, 18-19 में 7.86, 8.95 19-20 में और 2020-21 में जहां पूरे भारत की इकोनॉमी जीडीपी डाउन हुई, वहीं पर भी स्टेट की जीएसडीपी भी काफी नीचे आई। तो ये आपके पास सारा चीजें बताई जाती हैं कि आपको कंपैरिजन किया जाता है कि नेशनल जीडीपी और स्टेट की जीएसडीपी कितनी एफिशिएंट है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और भी आगे थोड़ा सा बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ्स आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे को इस चार्ट में दर्शाने की कोशिश की गई है कि हमारे स्टेट की जो जीएसडीपी है, जो स्टेट के अंदर जो भी उत्पादन होता है वो किस हिसाब से इंक्रीज हुआ और किस हिसाब से डिक्रीज हुआ। अब आप ये देखिए कि ये ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं कि इसमें शार्प इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये ब्राउन लाइन आप देख लीजिए, प्राइमरी जीएसडीपी ये पहले 16-17 में तो ये नीचे आई, पर 17-18 से लेके आप 19-20 तक देखिए जीएसडीपी इंक्रीज हुई और उसके बाद फिर से दोबारा डिक्रीज हुई। ये आपकी प्राइमरी है और ये देखिए ग्रीन सी लाइन आपको देख रहे हैं ये सेकेंडरी है और ये आप ब्लू सी लाइन देख रहे हैं ये टेरिटरी है। तो ये एक्चुअल में प्राइमरी में क्या-क्या कवर होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी में क्या-क्या कवर हो रहा है और सेकेंडरी में क्या कवर हो रहा है और टेरिटरी में क्या-क्या कवर हो रहा है। तो देखिए जो प्राइमरी हम आपके साथ बात करेंगे तो प्राइमरी, तो देखिए प्राइमरी में क्या-क्या इंक्लूड है जो स्टेट की जीएसडीपी के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अलोंग विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द प्राइमरी नेचर। तो जो भी आपके पास प्राइमरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर राज्य है, क्योंकि सेब का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है और अदर एक्टिविटीज ये आपके पास प्राइमरी नेचर में आती है। तो देखिए जो प्राइमरी जीएसडीपी है जिसको हम बागवानी बोलते हैं, तो बागवानी आपकी 19-20 तक तो इंक्रीज हुई, बट उसके बाद शॉर्ट फॉल आ गया, ठीक है, कुछ बंद था, परंतु उसके बाद भी ये रेगुलर डिक्रीज हुआ।
ये आपके पास प्राइमरी में है और सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी जीएसडीपी में आपके पास आता है फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और माइनिंग। तो देखिए ये 4 चीजें, 5 चीजें आपकी फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और माइनिंग, ये आपके पास सेकेंडरी में आपके पास आता है। तो देखिए सेकेंडरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सेकेंडरी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी स्टेट की जीएसडीपी, वो भी एक्चुअल में 10.4 से 12.85 गई। 16-17 में ये फिर से 11.74 गई आपके 18-19 में, बट उसके बाद ये रेगुलर शॉर्टफॉल जो था वो आपको सेकेंडरी जीएसडीपी में भी आपको देखने को मिला। अब टेरिटरी की बताएं कि तीसरा जो डिपार्टमेंट है जिसको हम टेरिटरी सेक्टर बोल रहे हैं, उसमें इंक्लूड सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज। The change in the sectoral contribution of the state GSDP and the sectorial growth in the GSDP। तो ये आपके पास टेरिटरी जो आपके पास सेक्टर है, इसमें इंक्लूड आ जाती हैं सारी सर्विसेज, चाहे आप अपने उद्योगों की बात करें या कोई भी ऐसी फैक्ट्रीज की बात करें जहां से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बद्दी नालागढ़ में ये आपके पास फैक्ट्रीज हैं या कुछ प्राइवेट सेक्टर्स प्लेयर्स हैं, वो स्टार्टअप्स हैं, वो है। तो देखिए टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शरी तो इतना कंटिन्यूटी रहा नहीं। तो देखिए टर्शरी का जो था वो बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी से भी नीचे रहा और 19-20 के बाद तो डायरेक्ट फॉल हो गया। तो स्टेट की जो मेन जीएसडीपी है वो सिर्फ आप देखिए कि सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, परंतु 19-20 के बाद भी ये डायरेक्ट गिरी और प्राइमरी तो आपके पास गिर ही रहा था, सेकेंडरी भी आप गिर रहा था, थर्ड भी आपके पास गिर रहा था। तो इस रिपोर्ट पे आपको साफ देखने को मिला कि जो स्टेट का रेवेन्यू है और जो एक स्टेट का स्टार्टअप्स था वो एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हो पाया। ये सीएजी ने अपनी सेक्टरल ग्रोथ में स्टेट की जीएसडीपी को बताया है कि स्टेट की जीएसडीपी जिसको हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तो सिर्फ जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है, ये कहीं ना कहीं ये बात है कि सिर्फ एग्रीकल्चर से ही हमारे पास टैक्स आता था, परंतु एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया 19-20 के बाद। और 20-21 में भी एग्रीकल्चर का टैक्स का वो भी रेगुलर गिरता रहा। तो इस ग्राफ से आपको ये सारी चीजें समझ आई। तो अगली चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि ये आज हमारे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और ज्यादातर आप न्यूज चैनल्स पे देखिए कि ज्यादातर कौन सा विधायक जीत रहा है, कौन सा मंत्री जीत रहा है, इसी के ऊपर चर्चा होती है। परंतु शायद जो स्टेट की एक्चुअल में लोन्स और एडवांसेस है, जो डेट है इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर आपको इतना डीपली आई थिंक कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं बताएगा। परंतु हमारे को ये जरूर देखना है, जरूरी है कि हम आपको क्या क्या चीजें बता रहे हैं और इसको रिकवर करने के लिए हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे कि स्टेट को अपना क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक 30 नंबर के पेज के ऊपर मैं बताता हूँ, ये 208 नंबर पेज की रिपोर्ट है। तो देखिए स्टेट का 2019 में देखिए यहाँ पे भी गौर देने वाली बात है, स्टेट का ऑन अपना टैक्स 7,624 करोड़ 19-20 में, 20-21 में 9,090, 20-21 में एक्चुअल 8,083 हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स में आपके पास 2501 और 2410 करोड़ रुपए आपने कलेक्ट किए। तो देखिए शेयर्स ऑफ यूनियन टैक्सेस, तो देखिए जो स्टेट का शेयर था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं और स्टेट का जीएसटी है, वो 4,678 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर का टैक्स है। 20-21 में 6,221 था, परंतु एक्चुअल में जो था वो 4,754 करोड़ ही मिला। तो देखिए और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल स्टेट का अपना इतना टैक्स ना होके जो ग्रांट है वो सिर्फ सेंटर के ऊपर ही डिपेंड होती है, जिसमें 15,939 करोड़ रुपए आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ स्टेट को सेंट्रली टैक्स मिला, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 30,742 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें से तकरीबन तकरीबन परसेंट जो है वो ग्रांट सेंटर पे ही हमारे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो देखिए 2020-21 के बजट में तो एस्टिमेट 38,439 रिसिप्ट लगाई गई, परंतु एक्चुअल में हमारे पास 33,438 करोड़ रुपए का ही हमारे पास बजट आया। तो देखिए ये चीजें जो है, तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि स्टेट का अपना टैक्स बहुत कम करते हुए सेंटर की स्कीम्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंड रहना पड़ता है। और बीच में आपने देखा कि चुनावी मौसम आते हैं, तो चुनावी मौसमों में नेताओं के वायदे जो है वो सीएजी रिपोर्ट के ऊपर जरूर निर्भर करते हैं कि एक बार उन नेताओं को भी ये सीएजी की रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है कि कहां तक हमारा स्टेट एफिशिएंट है और इसको स्टार्टअप देने के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो
चलाई जाए। तो देखिए आगे आ जाएँगे हम स्टेट के अपने कर्जे के ऊपर। अब देखिए ये आप पूरा चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ ये चीज़ बताया गया है कि स्टेट का अपना इंटरनल डेट कितना था, लोन कितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ कितनी है। अब ये देखिए ये ब्लू का ग्राफ आप देख रहे हैं, ये पब्लिक अकाउंट्स लायबिलिटी है, उस तारीख जाने के ऊपर कर्जा जिसको हम बोल सकते हैं, 16-17 में कितना हुआ, 17-18 में कितना हुआ, 18-19 में कितना हुआ, 19-20 में कितना हुआ और 20-21 में कितना हुआ। ये आपके पास अकाउंट लायबिलिटीज है और उसके ऊपर इंटरनल डेट जो कि राजकोषीय घाटा घाटा नहीं बोल सकते तो वित्तीय नुकसान जो था वो आप देखिए 16-17 से लेके अगर हम बात करें 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 में आप देखिए कि जो इंटरनल डेट था वो 31,491 करोड़ था 16-17 में, 17-18 में 33,591, 18-19 में 35,363, 19-20 में 39,528 और 20-21 में 42,918। और जो लोन लिए गए लोन देखिए कोविड में सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया 3,262, तो ये लोन जो था हजार करोड़ था हमेशा लिया जाता था परंतु कोविड में ज्यादा लोन लिया गया। ये भी यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि पब्लिक के अकाउंट की लायबिलिटी देखिए ये ब्लू लाइन 37.60 16-17 में था और 20-21 तक पहुंचते पहुंचते ये 42.91 हो गया। और इंटरनल डेट की बात करें तो इंटरनल डेट भी आपके पास 17,000 करोड़ रुपया आपके पास हो गया। अब इस हिसाब से जो कर्जे बढ़ते रहेंगे तो इस हिसाब से सरकारों के पास ये बड़ी चुनौती हो जाएगी कि इन कर्जों को कैसे उतारा जाए, क्योंकि आप देखिए कि इंटरनल डेट भी बढ़ रहा है, लोन भी लिए जा रहे हैं, पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज भी बढ़ाई जा रही है। परंतु मैं आगे आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये जो लोन्स वगैरह लिए जाते हैं ये कहाँ पे आते हैं और कहाँ पे जाते हैं, इसका भी हमारे को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए 37 नंबर की सीएजी रिपोर्ट पे मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूं। अब देखिए सरकार जब भी कर्जा लेती है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी होती है तो कैसे किया जाता है, तो देखिए इंटरनल डेट जो है वो 42,918 करोड़ है। अब ये कहां से आया, देखिए मार्केट लोन 31,897 करोड़, लोन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि सरकार लोन भी लेती है, बॉन्ड्स भी लेती है, डिवेंचर्स भी लेती है, तो उसकी वजह से एल से लोन लिया गया, नबार्ड से लोन लिया गया 2,969 करोड़, लोन फ्रॉम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 140 करोड़, कंपनसेशन ऑफ अदर बॉन्ड 2,890 करोड़, लोन्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन 40 करोड़। तो ऐसे ऐसे और लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट 3,261। तो ये सारा जो मिल मिला के टोटल कर्जा जो बढ़ गया, टोटल जो है A+B+C की बात करें तो 70,000 तकरीबन तकरीबन 69 करोड़ है। परंतु सारा इंटरनल डेटा है, चाहे लोन्स एंड एडवांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से है, लायबिलिटीज है अपॉन द पब्लिक अकाउंट्स, क्योंकि देखिए अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हैं तो वो भी सरकार की लायबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप पीएफ कटवा रहे हैं तो वो सरकार देती है। तो ये भी देखिए, अब स्मॉल सेविंग और प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो प्रोविडेंट फंड इन्हीं स्कीमों में 16,522 करोड़ रुपए का जो इंटरनल डेट सरकार दे रही है, क्योंकि कंपनीज तो खुल रही है, सरकार जो आपको प्रोविडेंट फंड दे रही है वो भी घाटे से ही आपके पास मिल रहा है। तो ये सारी मिला मिला के आपका 17,000 करोड़ रुपया जो है कर्जा इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब नई सरकार इस चुनौती को कैसे पूरा करने वाला विषय है। आगे मैं सीधी आपको 42 नंबर के पन्नों की रिपोर्ट के ऊपर मैं ले चलूंगा कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको वही बात है कि ये एक इतना ज्यादा किफायती नहीं है कि इसमें क्या हो, परंतु ये चीज आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आपके पास करूंगा कि इस ग्राफ को जरूर देखिए कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो ये देखिए, ये आप सर्कल एक तरफ देख रहे हैं, कम्स फ्रॉम, हमारा जो पैसा है कहाँ से आता है। तो देखिए ये सबसे बड़ा आप देख रहे हैं ब्लू, ये क्या है आपके पास 47.13, ये आपके पास हमारे को ग्रांट्स जो है वो सेंट्रल मिलती है, तो मतलब 47.13 करोड़, मतलब 47.13% एड सरकार हमारे को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें 12.17 जो है सेंट्रल टैक्स हमारे को ट्रांसफर होता है, जिसको हम CGST कहते हैं, सेंट्रल जीएसटी जो हमारे पास कटता है, क्योंकि 18% कटता है तो 9 स्टेट का होता है, 9 सेंटर का होता है, तो इसमें 12.17% स्टेट का सेंटर का टैक्स है,
5.6 नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होता है। 20.69 आप देखिए कैपिटल रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखिए तो भी रिकवरी करनी है लोन की जो या कोई एडवांसेस है वो आपके पास इसलिए नहीं होता है। और पब्लिक डेट, तो ये जो आपके पास देख रहे हैं ये पब्लिक का पैसा हमारे पास जो भी लेन देन है उससे हमारे पास ये सारा एक पूरा ग्राफ बन रहा है। तो आपने देखा कि सबसे तकरीबन तकरीबन सेंटर से ही हमारे को ग्रांट आती है। अब ये ग्रांट आती है और जाती कैसे है, क्योंकि एक चीज तो बहुत है कि जितना ज्यादा लोन लिया जाएगा उससे ज्यादा हमारे को कर्जा ही देने में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे बड़ा ग्राफ देखिए 26.75 ये आपके पास और 25.53 ये आपके पास 53। तो यहाँ पे सोशल सर्विसेज रेवेन्यू मतलब 25.53% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार सोशल सर्विसेज के ऊपर रेवेन्यू खर्च करती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों की रिपोर्ट बताएं सीएजी ने यहाँ पे भी ये साफ किया है कि जितना फंड एलोकेट बजट में किया जाता है उससे कम से कम 1000 करोड़ रुपया भी कम खर्च किया जाता है, चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो बीजेपी की रही हो। तो सोशल सर्विसेज के नाम पे भी रेवेन्यू पे भी बहुत कम पैसा सरकारें लगाती हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि आपके पास रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अब ये देखिए ब्लू कलर, अब ब्लू कलर ये 22.15। तो जो कर्जा लिया है तकरीबन तकरीबन 22% तकरीबन तकरीबन 23% जो पैसा है वो लोन की इंटरेस्ट पेमेंट में ही देने पड़ रहा है। मतलब जो सोशल एक्टिविटीज में लग सकता था, एक स्टार्टअप को बूस्टअप करने में लग सकता था, वो सारे का सारा पैसा लोन डेट्स की रिपेमेंट्स करने में लग रहा है। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखिए ये 10.55 तकरीबन 11% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में लगना चाहिए था। चाहे आप फैक्ट्रीज की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, कमर्शियल एरियाज की बात करें, तो ये पैसा कम से कम ज्यादा लगना चाहिए था। वो बिल्कुल सरकारें नहीं लगा पाती है क्योंकि तकरीबन तकरीबन जो लोन पे पैसा लिया जाता है, जो 22% सरकारें यहाँ पे खर्च रही हैं, वो सारा इंटरनल डेट को चुकता करने में, वो अगर कैपिटल क्रिएशन में पैसा लगाया जाता तो शायद स्टेट इस कर्जे की दौड़ से पीछे होता है। परंतु ये भी सोचने वाली बात है कि इस चीज को कैसे कंप्लीट किया पूरा किया जाए। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके पास एक ग्राफ सा है कि टोटल रिसिप्ट्स हमारे पास इतनी आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतनी है, कैपिटल रिसिप्ट्स इतनी है, तो ये पैसा कहाँ कहाँ से जाता है। टैक्स रेवेन्यू हिमाचल का इतना करोड़ है। तो ये मैं रिपोर्ट आपको 20-21 बता रहा हूँ। टैक्स रेवेन्यूज में इतना आता है, नॉन टैक्स में इतना आता है, स्टेट शेयर इतना आता है, ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी आती है, पब्लिक डेट इतना जाता है, नॉन डेट ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको मैं एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। है तो ये बहुत लंबे पन्नों की रिपोर्ट, परंतु फिर भी मैं आपको मेन मेन ही चीजें आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये भी वही डेट पार्ट है कि कैसे कैसे डेट 16-17 से लेके 20-21 तक आपके पास कैसे इंक्रीज हुआ। 47,244 करोड़ से लेके 67,165 करोड़ तक ये बजट जो डेट था वो इंक्रीज होता रहा। अब ये चैलेंज है गवर्नमेंट्स के पास, आप इसको कर नहीं सकते कि स्टेट का जो पैसा कैपिटल क्रिएशंस में लगना चाहिए था वो नहीं लग के इंटरनल डेट में लग रहा है। तो आप देखिए कि ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ये देखिए आउटस्टैंडिंग डेट एट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं, तो ये ब्राउन लाइन स्टेट की जीएसटी बता रही है कि डेट कितना आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए 16-17 में 37 था और ये 42% हो गया। तो इससे भी यहाँ पे साफ लगता है कि सरकारें संभाल नहीं पा रही हैं अपने बजट को, अपने हिमाचल की इकोनॉमी को, और ये सारा खर्चा लगातार बढ़ के एक दिन महंगाई का ही बॉम्ब बनेगा। अब ये देखिए कि फिजिकल डेफिसिट कैसे इंक्रीज हुआ। अब ये लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इस फिजिकल रिपोर्ट को अगर आप देखें 78 नंबर की पेज की सीएजी रिपोर्ट है कि देखिए अब क्या ट्रेंड क्या आ रहा इसके ऊपर। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो देखिए फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा था वो घटना चाहिए था, परंतु ये देखिए ये ब्लू ग्रीन सी लाइन ये राजकोषीय घाटा की है, ये नीचे को आनी चाहिए थी, परंतु ये 16-17 17-18 18-19 19-20 और 20-21 में ये ब्लू लाइन जो है वो लगातार बढ़ती रही, ग्रीन होता रहा। ये जो कम करना चाहिए था, जो पैसा कैपिटल क्रिएशन में जाना चाहिए था वो नहीं लग के ये बढ़ता ही रहा।
तो अब देखिए पब्लिक डेट की, अब ये ब्लू लाइन पब्लिक अकाउंट्स एंड कैश बैलेंसेस, किसी भी सरकार को चलाने के लिए रिजर्व्स और सरप्लस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मुश्किल की घड़ी में पैसा ही काम आता है। तो 16-17 में 1179 करोड़ रुपया था, परंतु उसके बाद अगर हम 20-21 की बात करें तो 91 करोड़ रुपया कैश बैलेंसेज है, क्योंकि कोई भी किसी की भी बैलेंस शीट देखी जाए तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स और सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परंतु सरकारों के पास पब्लिक डेट जिस हिसाब से कम ज्यादा हो रहा है तो सरकारों के पास भी अपना रिजर्व्स और सरप्लस बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये सारी रिपोर्ट मेरा बताने का आपसे यही मतलब था कि जहां पर आने वाले विधायकों की दुखदुखी बढ़ रही है, जनता भी इस चीज के ऊपर लगी हुई है कि किसकी सरकार बनाए, कौन सा मंत्री आए, परंतु उससे भी ज्यादा हमारे को ये सोचना है कि जो सीएजी के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो जो एक अंदेशा दिखाया जा रहा है कि पैसे को कैपिटल क्रिएशंस में खर्चिए, परंतु ऋण को चुकता करने के लिए अगर ऋण ही लेना पड़ेगा तो हमारा स्टेट कैसे डेवलपमेंट होगा। तो इस मुद्दे को लेके मैं आज आपके सामने ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके पास हाजिर हुआ था। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।